इसके पश्चात माजी मंत्री सुबोध जी मोहिते साहब अपने शब्द रखेंगे। लीडर्स यहाँ पे अवेलेबल है, मौजूद है। मैं सबकी माफी मांगता हूँ, समय कम होने के कारण सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। सबको मेरा सम्मान। और भाइयों, एक जमाना था मैं इस एरिया में घूमता था। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ के लोग हैं। कुछ छत्तीसगढ़ी मेरे दोस्त भी हैं। छत्तीसगढ़ी दोस्ती लोगों जब करते हैं, ये लोगों में मैं दो क्वालिटीज देखा है। ये लोग बहुत बहादुर होते हैं और अपने जबान के पक्के होते हैं, इसलिए दुनेश्वर पुठी जैसा आदमी यहां से नगर सेवक बना है। दोस्तों, आज मैं चश्मदीद गवाह हूं इस बात का। मैंने सुना था कि शरद पवार जी का नाम शरद पावर है। आज इंडस्ट्रीज का एक कॉन्फ्रेंस हुआ। मैं खुद इंडस्ट्री मिनिस्टर था। यहां पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। कॉन्फ्रेंस होने के बाद में मेहाड़िया जो अध्यक्ष है वो चेंबर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने बताया कि साहब बहुत सारे नेता देखा लेकिन ऐसा नेता नहीं देखा। मैंने बोला क्या हो गया भाई साहब? बोला सोचा नहीं था कि ये आदमी इतना पावरफुल इंडिया का आदमी ऐसी बात कर सकता है। मैंने पूछा क्या हो गया? उन्होंने बताया कि सब चुपचाप सुन लिया, सब चुपचाप लिख लिया। हमको लगा कि पॉलिटिकल मिशन है, पॉलिटिकल सभा होगी, पॉलिटिकल अनाउंसमेंट किया जाएगा, पॉलिटिकल बात किया जाएगा। लेकिन साहब ने जिस तरीके से बात किया, वी आर हैप्पी। मतलब फिर पूछा क्या हो गया? उन्होंने बताया कि शरद पवार जी ने एक ही बात बताया कि बस एक तरफ आप लोग होंगे, एक तरफ सरकार होंगी और एक तरफ बीच में मैं हूंगा। आपकी जो भी समस्या होगी उसकी सुलझना की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। साहब, आज तक ऐसी बात, मैं भी खुद मंत्री था, ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसी बात करने के लिए हिम्मत चाहिए। और मैं सिर्फ आज बताना चाहता हूं कि मैं आज भाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे लीडर के साथ में काम करने का मौका मुझे सर आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी ने दिया है। मैं पब्लिकली उनका आभार मानता हूं कि इस व्यक्ति की वजह से इस देश के नेता के सामने काम करने का मुझे मौका मिला है। रही महानगर पालिका की बात, क्योंकि चुनाव का माहौल आने वाला है, मैं समझता हूं कि आज नागपुर शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए एक मौका है जो दुनिया में आज तक मौका नहीं मिला होगा। आज से सुहाना मौका आपको क्यों नहीं मिलेगा? जब मैं कोई बात करता हूं तो उसके पीछे लॉजिक भी देता हूं। 4 ऐसे कारण हैं जिसके वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस यहां पे मौका परस्त हो सकती है और यहां पे सत्ता के भागीदार हो सकती है। पहला पॉइंट यह है कि प्रफुल्ल पटेल जैसा आदमी जब शेखर सावर मांझी के घर में जाता है तो चमत्कार क्या होता है आप समझिए। एक उपमहापौर रहा हुआ आदमी आज शिवसेना छोड़ के, अदर पार्टी छोड़ के राष्ट्रवादी में आता है। एक प्रफुल्ल पटेल जैसा आदमी गली गली घूम रहा है। प्रफुल्ल पटेल जैसा सांसद आदमी घर घर में जा रहा है। जब वो आदमी इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है तो सिर्फ उनके जाने से राष्ट्रवादी सत्ता नहीं आएगी, 50% काम होगा। लेकिन 50% काम यहां बैठने वालों का भी है, आपका भी है, हमारा भी है। हम जब तक अपने खुद को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। ये भी समझना आपको यहां पे जरूरी है। दूसरा मुद्दा यह है कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो गई है। फेल कैसी हुई है? अभी गजभिये जी ने बताया कि जितने झोपड़पट्टी वालों को पट्टे देना था, एक भी झोपड़पट्टी वालों को पट्टा मिला है क्या? किसी को नहीं मिला है। गुंठेवारी कायदा फेल, कचरे से इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाने वाला प्रोजेक्ट फेल, यहां की ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल। अगर यहां का आदमी अगर एयरपोर्ट जाना चाहता है तो दिन भर बस के लिए खड़ा रहेगा, लेकिन यहां पे उसको बस मिलने वाले नहीं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि एक तुकाराम मुंडे नाम का एक IAS ऑफिसर था।
अब जानते, सब लोग जानते, तुकाराम मुंडे नाम का एक आईएएस ऑफिसर था जिसने कोरोना में अब बहुत सारे लोगों की जानें बचाई थी। लेकिन जिस दिन उसने बीजेपी का भांडाफोड़ कर दिया, उन्होंने बताया कि संदीप, क्या था उसका मेयर का नाम मुझे मालूम नहीं, संदीप जोशी को ऐलान उसने कर दिया कि भाई ये सब लफड़ा मेरे से नहीं चलने वाला, तुम झूठ की राजनीति करते हो, अनाउंसमेंट करते, ये मेरे से नहीं जमेगा। जिस दिन तुकाराम मुंडे ने आवाज उठाई, उस दिन तुकाराम मुंडे का तबादला किया गया 6 महीने में। हमारे आर्य, हर्षवर्धन आर्य है क्या यहाँ पे? वेद प्रकाश जी आर्य, मैं देख रहा था कि वेद प्रकाश जी आर्य और अपने राष्ट्रवादी के लोग रास्ते पे खड़े हो गए और बताया इतना बढ़िया ऑफिसर को आप क्यों निकल गए? बीजेपी वाला एक भी सामने आए नहीं दोस्तों। तीसरा मुद्दा है कि वी आर इन द बेस्ट पार्टी। समझिए इस बात को, इसकी गहनता को समझिए। देश में राष्ट्रवादी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी को कोई बैरियर नहीं है, जिस पार्टी को जाति का रंग नहीं है, जिस पार्टी को धर्म का रंग नहीं है, जिस पार्टी को गरीबी का रंग नहीं है, जिस पार्टी को अमीरी का रंग नहीं है। पार्टी फॉर ऑल एंड ऑल फॉर द पार्टी। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये पार्टी ऐसी है जिसकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि सब जाति, धर्म, समाज, आदिवासी, एससी, एसटी, क्रिश्चियन सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। तो मुझे लगता है कि ऐसी पार्टी में रहना ये आपके और हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और आखिरी मुद्दा है जो मैं बार बार बोलता हूं कि लीडरशिप इंडिया की क्या है, लीडरशिप की रेटिंग कैसे करेंगे? कौन पावरफुल लीडर है इस इंडिया में? जो जाति धर्म के नाम पे उकसा के जातियों में झगड़े लगाता है वो पावरफुल है? जो धर्म की राजनीति करके बेगुनाह की जानें लेता है वो पावरफुल है? कि इंडिया में एक ऐसा आदमी है जिसकी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, उसका नाम है शरद पवार जी। एक ऐसा आदमी है जो ममता बनर्जी को भी चलता है, सीपीएम को भी चलता है, सीपीआई को भी चलता है, एआईडीएम को भी चलता है, उसका नाम है अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द इंडिया, इज नेम इज शरद पवार जी। एक ऐसा आदमी है जिसको हर फील्ड का नॉलेज है। खड़ा कर दो प्राइम मिनिस्टर को, बताओ किसानों पे बात करो, खड़ा कर दो एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, बताओ खेती पे बात करो, डिबेट लगा होने दो। दोस्तों, शरद पवार जी इज नंबर 1, शरद पवार इज शरद पवार। मैं चाहता हूं कि इसका रिजल्ट आए। मैं चाहता हूं कि सिर्फ भाषण ना हो, घर घर में जाके बताइए नोबडी इज पावरफुल, कोई बीजेपी पावरफुल नहीं है, समय का गेम होता है। नोबडी इज पावरफुल एंड नोबडी इज वीक, कोई कमजोर नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है। घर जाके 24 घंटा राष्ट्रवादी का काम करिए, ऊपर वाला आपका साथ है। पावर इतना बड़ा शरद पवार जी का साथ है, जरूर यहां पे हमको यश मिलेगा, जरूर कामयाबी हासिल होगी। इतना मैं इस बारे में कहना चाहता हूं। मेरी सबको शुभेच्छा है। मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ में हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।